हम बात कर रहे थे संसद, संसद के अंदर हमने कल पढ़ा था कि ये कौन से भाग में है? भाग कौन सा? 5 है। कई बार अध्याय भी पूछ लिया जाता है, तो अध्याय कौन सा है? 2 है। अनुच्छेद कौन से में है संसद? 79 में बताया हुआ है कि संसद का निर्माण किससे होगा? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से, है ना। इन सब से मिलकर के क्या बनेगी? संसद बनेगी। ये 79 में लिखा हुआ है। उसके बाद में हमने बात की थी एक तरफ लोकसभा की। लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा कौन सा सदन होता है? प्रथम या द्वितीय? प्रथम सदन। और राज्यसभा द्वितीय सदन। साथ ही साथ उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को। थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। और भावनाओं का सदन किसे कहा जाता है? डायरेक्ट भावनाओं, मतलब भावनाओं की यदि बात की जाए तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है जिन लोगों का, वो लोकसभा में बैठते हैं। इसका मतलब भावनाओं का है। बुद्धिजीवियों का सदन राज्यसभा को। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो और क्या बात की थी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में? लोकसभा जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? 81 में। और राज्यसभा कौन से में? अनुच्छेद 80 में। 81 और 80। अच्छा, लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 552, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन जो है 104वां संशोधन हुआ था 2020 के अंदर, उनको समाप्त कर दिया, तो सीटें कितनी बच गई? 550। अब वर्तमान में जो है वो कितनी सीट है? 500। आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यों से कितनी सीटें ली जाती है? 524 तो राज्यों से, और केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी? 19 सीट। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। यदि राज्यसभा की बात करें तो टोटल सीट कितनी है? अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में कितनी है? 245 सीट। 245 में यदि बात की जाए 233 सीट है जो, उनका तो निर्वाचन होता है, लेकिन जो 12 सदस्य है, 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? मनोनयन किया जाता है। इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि ये 233 है, ये भी बंटी हुई है। इसमें से कितनी? 225 सीट कहाँ से ली है और 8 सीट कहाँ से ली है? केंद्र शासित प्रदेशों से। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। और हमने बात की लोकसभा का गठन कब हुआ था? लोकसभा राज्यसभा दोनों की यदि बात की जाए तो लोकसभा का गठन कब होता है? 17 अप्रैल 1952। और राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 को। फिर आपसे पूछ जा सकता है कि लोकसभा का पहले नाम क्या था? द हाउस ऑफ पीपल। हाँ, द हाउस ऑफ पीपल। इसका जो नामकरण चेंज किया लोकसभा के रूप में, ये 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1954। अच्छा, द काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम राज्यसभा कहते हैं आज, इसका जो नाम परिवर्तन हुआ है, राज्यसभा जो नाम रखा गया, ये कब रखा? 23 अगस्त 1954। इन दोनों की प्रथम बैठक अगर आपसे पूछ जाए तो कब हुई थी? 13 मई 1952 को लोकसभा की, और राज्यसभा की भी ये सेम ही कंडीशन है। याद रख पाओगे? फिर आपसे पूछा था कि अच्छा, लोकसभा के अंदर कुछ सीटें आरक्षित की गई है, किसके लिए? एससी व एसटी। एससी की सीट कितनी है और एसटी की सीट कितनी है? 47। हरी बात समझ में? ये जो आरक्षण वाला मुद्दा है, ये कितने टाइम तक चलेगा? ये पिछला जो संशोधन हुआ 104वां संशोधन 2020 के अंदर, इसमें अनुच्छेद 330 जो है और अनुच्छेद 332 है, ध्यान रखना। 330 जो है वो लोकसभा में है और 332 जो है किसमें है? विधानसभा में। राज्यसभा के अंदर कोई आरक्षण नहीं है, ध्यान रखना। हरी बात समझ में? तो केवल लोकसभा में आरक्षण है सीटों का। कितना? 84 व 47, यही है। और कितने टाइम तक रहेगा? 2020 से 2030 तक। मतलब कितने वर्ष तक बढ़ा दिया इसको? 80 वर्ष तक। याद रख पाओगे ये चीज? शुरुआत में इसको कितने टाइम तक रखना था? 1960, 10 वर्ष के लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था कि 10 वर्ष के अंदर अंदर ये सारी चीजें, आरक्षण वाली यदि बात की जाए तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एससी और एसटी का जो प्रतिनिधित्व है ना, वो पूरी तरह से पूर्ण हो सकता है। तो इस वजह से आगे आरक्षण को देने की कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी अभी आरक्षण बढ़ रहा है, इसका मतलब
आपको ये भी ध्यान रखना। एक महिला को लेकर के आरक्षण भी है, मे भी 33% है ना, 106वां संशोधन हुआ था, अभी वो लागू नहीं हुआ, लागू हो जाएगा, महिला के लिए भी आरक्षण होगा। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है। ये बात समझ आ गई? ओके, थोड़ा पढ़ते रहना, ध्यान रखना, ठीक है। आज हम बात करेंगे निर्वाचन की। पहले समझा देता हूं आपको निर्वाचन कैसे होता है। लोकसभा का निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। अच्छा, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का नहीं, लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। क्या 5 वर्ष से पहले भी समाप्त किया जा सकता है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद आपका एक 85 है, आपने पढ़ा है ना, राष्ट्रपति जब पढ़ाया था उसमें आपने देखा होगा, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति पहले भी विघटित कर सकता है लोकसभा को। हरी बात समझ में? इसका मतलब 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। राज्यसभा, लोकसभा तो अस्थायी है, राज्यसभा क्या है? स्थायी है। इसका मतलब इसको विघटित नहीं किया जा सकता। इसमें जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 6 वर्ष। वैसे देखा जाए प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य क्या होंगे? सेवानिवृत्त होंगे। हरी बात समझ में? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वैसे केंद्र शासित प्रदेशों की जो, सॉरी, ये तो कंडीशन रहेगी, वो लोग जिनका क्या होता है? निर्वाचन होता है। जिन लोगों का मनोनयन हुआ है, मतलब राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उनकी कंडीशन क्या होती है? उनकी प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में 1/2 सदस्य जो है वो क्या होंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, बस इतनी कंडीशन है। कई बार पूछ लिया जाता है कि अच्छा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में क्या होगा? 1/3 सदस्य जो है क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यदि मनोनयन किया जाए जिन सदस्यों का, तो उनकी यदि बात करें तो प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में 1/2 सदस्यों का क्या होगा? सेवानिवृत्त होना आवश्यक है। आगे बात समझ में? अब आपको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो कैसा होता है? कौन करता है चुनाव इनका? वयस्क मताधिकार के आधार पे चुनाव होता है। इसका मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वो वोट दे सकता है। आपने वोट दिया भी होगा अगर आपकी 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तो। ये पहले कितना था? 21 वर्ष थी। और आपको पता है कि 61वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1989 में, 1989 में, जिसमें 21 वर्ष से घटा करके आयु कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी। अब जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वो क्या कर सकता है? लोकसभा के चुनाव में भाग ले सकता है और विधानसभा के चुनाव में भी भाग ले सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब डायरेक्ट लोग क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं उन लोगों का जो लोग लोकसभा के अंदर बैठते हैं। अरे बात समझ में? राज्यसभा का चुनाव ऐसे नहीं होता। आपको ये बताना है कि राज्यसभा का चुनाव क्या आपने किया कभी? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया कभी आपने? ये बच्चा पहले ले जाया करो, किया गया? इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? डायरेक्ट जनता करती है क्या? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब कौन करता है? हमारे द्वारा चुने गए जो लोग हैं वो उन लोगों का चुनाव करते हैं। मतलब विधानसभा के वो सारे सदस्य जिनको हमने चुन करके भेजा है वो लोग किसका चुनाव करते हैं? राज्यसभा के अंदर जो बैठे सदस्य हैं उनका चुनाव करते हैं। आ रही बात समझ में? ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्या बात समझ पा रहे हो? अच्छा, लेकिन राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? राष्ट्रपति की भांति होता है या और कोई अलग उसकी एक्टिविटी होती है? लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें जिसको जितने ज्यादा वोट आ गए एकदम, है ना, तो इसका मतलब ज्यादा वोट लेने वाला क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। ये देखा आपने, ऐसा ही होता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। लोकसभा के लिए क्या बोला जाता है? फास्ट द पोस्ट सिस्टम। अगर ही विजेता है, इसका मतलब जो ज्यादा वोट लेके आया वही क्या है? विजेता है, जिसको एक नाम दिया जाता है फास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब ज्यादा वोट लेने वाला ही विजय होगा। इसका मतलब ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। राज्यसभा की बात करें तो इसकी कंडीशन अलग है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के दौरान अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एक प्रणाली होती है उसके हिसाब से उसका वोट दिया जाता है। थोड़ा सा बता देता हूँ, बाद में आपको लिखाऊंगा। किसने वोट दिया वैसे आप में से? गुड, थोड़ा बहुत आइडिया भी है। आपने जिसने वोट नहीं दिया उनको पता होगा, आपने अपने माता पिता से पूछा होगा कि वोट कैसे पड़ते हैं, है ना। लेकिन राज्यसभा के अंदर जो वोटिंग होती है वो अलग होती है। वो आपके माँ बाप नहीं बता सकते क्योंकि वो वोट वही लोग करते हैं जो विधानसभा के सदस्य होते हैं। सारी बात समझ में? और राष्ट्रपति का चुनाव भी वैसा ही होता है। तो राष्ट्रपति का जब चुनाव करते हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं करते। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? आपने कभी वोट दिया जिनकी 18 प्लस हो चुकी है? नहीं। इसका मतलब राष्ट्रपति का चुनाव भी कौन करता है?
कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा, राज्यों की जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, केवल कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य है, वो इस राष्ट्रपति का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। इसका मतलब तो हम तो नहीं करते, इसका मतलब वो भी क्या हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। क्या बात समझ पा रहे हो? वैसे ही यदि बात की जाए राज्यसभा, तो वहां भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। आपको थोड़ा बता दूं, अभी किसी ने अगर वोटिंग की है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार की चीजें होती है, वहां पे वोट कर रहे हो आप, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना। जिसने वोट नहीं डाला वो भी देख लेना कि वोट कैसे होते हैं। मान लो ए नाम का कैंडिडेट है, उसका कोई भी निशान है, उसको छोड़ो, A B C D E, इस प्रकार के 5 कैंडिडेट है जिनको वोट करना है। कोई व्यक्ति जाएगा यहाँ पे बटन प्रेस करेगा, इसका मतलब ए नाम के व्यक्ति को वोट देना तो ये दबाएगा, यदि बी पसंद है तो बी को, सी पसंद है तो सी को। इसका मतलब आप एक बार ही आप उस बटन को प्रेस कर सकते हो, इसका मतलब। अरे बात समझ में। लेकिन यदि राज्यसभा का चुनाव होता है तो उसके अंदर वरीयता क्रम में वोटिंग होती है, ध्यान रखना। इस प्रकार से देखना, ऐसे एक व्यक्ति जाएगा वरीयता क्रम में वोट डालेगा। कैसे? मान लो किसी व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को वोट डाला, ठीक है, अब वो वरीयता भरेगा। वरीयता कैसे? अब वो बोलेगा कि अच्छा पहले नंबर पे मुझे कौन पसंद था? बी, लेकिन 2 नंबर पे मुझे कौन सा पसंद है? सपोज करो उसको सी पसंद है, तो उसने ये कर दिया। 3 नंबर पे उसने बोला कि मुझे ए पसंद है, 4 नंबर पे किसी डी को पसंद कर लिया, इस प्रकार से। और 5 नंबर हो सकता है उसको लगा कि मेरे को पसंद नहीं है, तो वोट ना भी डाले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली कंडीशन तो ये है। और इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा वरीयता क्रम में जो वोट पड़ रहे हैं, इसके कारण क्या होता है इसके पीछे? क्योंकि इसमें इसका मतलब ये नहीं होता कि जिसको ज्यादा वोट आ गए इसका मतलब विजय हुआ। इसमें कंडीशन ये होती है कि एक जो तो कुल मत होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कि अच्छा एक निर्धारित जो कोटा होता है, उस निर्धारित कोटे को पूरा करना होता है। यदि वो निर्धारित कोटा यदि मिल जाता है तो ही वो विजय होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अरे बात समझ में। कैसे निर्धारित कोटा कैसे हो सकता है? निर्धारित कोटे की यदि बात की जाए तो राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसके लिए निर्धारित कोटा जो निकालने का एक फॉर्मूला होता है। कई बार पूछ लिया जाता है, आरएस के एग्जाम में भी, शायद पिछले एग्जाम में पूछा था ऐसा ना। उसमें क्या होता है? निर्धारित कोटा कैसे निकलेगा, ध्यान देना। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है वैध मत, कुल कितने मत है टोटल वो ऊपर रखना है। बटा में क्या करना है? रिक्त स्थान है प्लस रिक्त जो भी पद है प्लस ए करना है, और इधर भी प्लस ए करना है। ये फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है कि जैसे राजस्थान की बात करो तो राजस्थान के अंदर राज्यसभा की सीटें कितनी है टोटल? आप सभी को मालूम है कितनी सीट है? 10। लेकिन 10 सीटों का एक साथ तो चुनाव नहीं होता ना, अलग अलग होता है। 3 कंडीशन में कह सकते हैं, किसी का 4 3 3 इस प्रकार से हो सकता है। पहले 4 का होगा, फिर 3 का होगा, फिर 3 का होगा, इसी प्रकार से होता है। क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/23 सदस्यों का क्या होता है, मतलब सेवानिवृत्त होना आवश्यक है। ये बात समझ आ रही है ना? इसी हिसाब से होता है। तो इस कंडीशन के आधार पर देखा जाए तो 4 3, सपोज करो 3 सदस्यों का चुनाव करवाना है, तो रिक्त पद कितने हो गए? 3 हो गए। इसका मतलब पहले आपको ये देखना है कि कुल वैध मत कितने हैं अपने यहाँ। पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि 10 सदस्यों का चुनाव करेगा कौन? कौन करेगा बताओ? आप तो नहीं करते, आपके द्वारा चुने गए लोग करते हैं। ये करते हैं? कौन है वो लोग? कहाँ से आते हैं? कौन है वो लोग? अरे भाई, राज्यसभा का सदस्य का चुनाव करना है तो आपके यहाँ से कितने लोग जाएंगे? 10 लोग। इन 10 लोगों को चुनाव करके कौन भेजेगा? अच्छा, हमारा जो शासन है वो संघात्मक है ना। इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा ये ध्यान रखना, एक परिभाषा मिलती है यहाँ से कि लोकसभा है, राज्यसभा है। संघात्मक होने का एक उदाहरण राज्यसभा मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि केवल लोकसभा ही नहीं, राज्यों के द्वारा भी प्रतिनिधित्व किया जाता है केंद्र में। अरे बात समझ में। तो राज्यों के द्वारा प्रतिनिधित्व कैसे होगा? राज्यसभा में बैठे लोग करेंगे। और राज्यसभा में बैठे कितने लोग हैं हमारे? 10 लोग। इन 10 लोगों को क्या सारा पूरा जो देश है वो बिठाएगा, या हमारी जो राजस्थान की जो जनसंख्या वो बिठाएगी? वो 10 लोग किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? राजस्थान का। तो राजस्थान के जो चुने हुए प्रतिनिधि है जो विधानसभा में बैठे हैं वही चुनाव करेंगे इनका। क्या बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये 10 जो लोग हैं इनका चुनाव कौन करेंगे? 200 लोग। 200 लोग कौन है? ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है। अभी आपने देखा होगा पिछला जो चुनाव हुआ था तो कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था? इसमें आपने देखा 199। एक आपको पता है कि हमारे यहाँ से करणपुर की तरफ से
जिनका देहांत हो चुका था और उनका चुनाव उपचुनाव हुआ तो बाद में हुआ वो, तो पहले कितना हुआ 199, इसका मतलब बाद में हुआ तो कंप्लीट कितनी होगी सीट 200। अब ये 10 सदस्यों का चुनाव कौन करेंगे, 200 लोग करेंगे। ये बात समझ आ रही है क्या आपको? थोड़ा देखना, व्यवहारिकता देखना इसकी। 10 सीटों का जो चुनाव है वो 200 लोग करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं करते, कभी 4, कभी 3, कभी 3 ऐसे करेंगे। सपोज करो इन 3 लोगों का चुनाव करना है, पद कितने रिक्त अभी 3 है, इन 3, अच्छा कुल वैध मत कितने हैं, कितने हैं टोटल 200, अच्छा रिक्त पद कितने हैं, प्लस क्या करूं और प्लस क्या करूं, अच्छा मुझे निर्धारित कोटा निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये इसका निर्धारित कोटा कितना निकलेगा, कितना आएगा 4 भाग 2, 50 प्लस 1 है ना, तो कितना हुआ, मतलब जीतने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता है, 51। आ रही बात समझ में, 51 वोटों की आवश्यकता है, इसका मतलब 51 मत अगर आ जाते हैं तो वो जीत जाएगा। ये है निर्धारित कोटा। इसमें जिसको ज्यादा वोट आगे वो कंडीशन नहीं है, इसका मतलब इसमें आपको निर्धारित कोटा जो है वो प्राप्त करना ही पड़ेगा। क्या ये बात समझ आई क्या? 51 वोट तो लाने ही पड़ेंगे। अच्छा आप ऐसे कह सकते हो 3 कैंडिडेट जो है A, B, C तीनों खड़े हो गए है ना, मतलब कितने कितने वोट आने चाहिए, कम से कम निर्धारित कोटा कितना होना चाहिए, 51 होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? पर चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, अब जो आप वोटिंग करके आते हो वो गुप्त होती है या खुला मतदान होता है? क्या तुम वोट करके बताते हो क्या किसको वोट दिया है? नहीं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, खुला मतदान होता है, बताना पड़ता है। 2003 के बाद में ये व्यवस्था की गई कि मत आपने किसको मत दिया ये बताना पड़ेगा। कैसे? सपोज करो ए नाम का व्यक्ति है, मान लो बीजेपी का, ये है कांग्रेस का, और सी नाम का व्यक्ति कोई और है लेकिन बहुत पैसे वाला व्यक्ति है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि सी नाम का व्यक्ति 51 लोगों को खरीद ले और बोल दे कि मुझे तो राज्यसभा में बैठना है, इसका मतलब मुझे जिताना होगा, तो तुझे क्या करना होगा, इन 51 लोगों को खरीदना है, और 51 लोगों को खरीद करके इसका मतलब सारे के सारे वोट किसको डालेंगे फिर? सी को। भाई पैसे देने के बाद वो जीत सकता है ना, अरे बात समझ में। लेकिन इस प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए क्या किया गया, खुला मतदान की प्रक्रिया को अपनाया गया। इससे क्या फायदा है? अब आपको ये बताया कि ए नाम का व्यक्ति हो, चाहे बी नाम का व्यक्ति हो, चाहे सी नाम का व्यक्ति हो, अच्छा ए नाम के व्यक्ति को वोट डालना है तो बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो वोट करेंगे। और ध्यान रखना एक दल के अंदर एक व्हीप होता है, व्हीप समझते हो? जब भी वोटिंग होती है या किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि होती है तो एक दल के अंदर व्हीप होता है। थोड़ा समझना, व्हीप का मतलब होता है पार्टी के अंदर कौन सा सदस्य क्या कर रहा है उनके बारे में अच्छे से ध्यान रखता है। यदि वो वास्तव में पार्टी की किसी भी निर्देश का पालन करने में मतलब कोई इस प्रकार की गड़बड़ी करता है तो उसकी सदस्यता रद्द करने का भी मतलब वो शिकायत करेगा, उसके बाद में सदस्यता रद्द हो सकती है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्या होता है, बीजेपी वाले जो कुछ लोग हैं, मान लो 51 लोग बीजेपी की है, ऐसे समझ लो, ठीक है। इन लोगों को उस व्हीप ने ये कहा कि तुझे वोटिंग किसकी तरफ करनी है, ए नाम के व्यक्ति की तरफ करनी है। लेकिन सी नाम का व्यक्ति जो है इसने इन लोगों को खरीद रखा है, तो क्या ये बीजेपी के जितने भी लोग हैं क्या ए को वोट डालेंगे या सी को? सी को वोट डालेंगे। सी को वोट डालेंगे, लेकिन सी जीत जाएगा इस वजह से क्योंकि बीजेपी वालों ने जो बोला था उसके हिसाब से काम नहीं हुआ, क्योंकि वास्तव में मत देने की जो कंडीशन थी वो क्या थी, गुप्त थी। गुप्त होने का मतलब क्या है, वोट दिखाया नहीं, आकर के बोल दिया कि हाँ वोट मैंने आपको ही दिया है, वोट चाहे किसी को दे के आए। अरे बात समझ में, इससे पता नहीं चलता। लेकिन अब क्या है, खुला मतदान है, इसका मतलब यह है कि 51 जो लोग हैं जिसको भी वोट दे के आएंगे आकर के पर्चा दिखाएंगे, पहली वरीयता किसको दी है, दूसरी किसको, तीसरी किसको, पर्चा दिखाएंगे। इसका मतलब यदि उस पर्चे के अंदर ऐसा पाया गया कि मैंने बीजेपी को वोट देने की बात कही थी लेकिन इसने किसी और कांग्रेस के या किसी और कैंडिडेट को वोट दिया है, इसका मतलब जो व्हीप होता है वो एजेंट होता है, वो ध्यान रखता है वहां पे वोट किसको बढ़ रहा है। तो यदि इस प्रकार की कोई गतिविधि होती है तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या होता है, कार्रवाई हो सकती है। तो इसका मतलब खुला मतदान की प्रक्रिया समझ आ गई आपको? इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, इस प्रकार की गड़बड़ी ना करे सी नाम का व्यक्ति। समझ आ रही है या नींद आ रही है? समझ तो आ रहा है? कोई चीज ना समझ आए तो पूछ लेना, थोड़ा टेक्निकल है ये मामला, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि इतना आसान है नहीं जितना आसान तुम ये विधानसभा या लोकसभा के चुनाव के अंदर जो भाग लेते हो तो उसमें तो डायरेक्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, वरीयता क्रम में वोट डाले जाते हैं। और फिर इसमें यह भी कंडीशन है राज्यसभा के अंदर कि अच्छा इस प्रकार की गड़बड़ी बहुत पाई गई, इस वजह से देखा गया कि इसका मतदान की जो प्रक्रिया वो कौन सी होनी चाहिए, खुला, मतलब ओपन, मतलब गुप्त नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? ये चीज़ है। चलिए देखते हैं कुछ।
एक तरफ वही कंडीशन लगा लो लोकसभा, दूसरी तरफ राज्यसभा। लोकसभा और दूसरी तरफ कौन सा, राज्यसभा। सबसे पहले लिखेंगे निर्वाचन, निर्वाचन की प्रक्रिया बाद में लिखेंगे, सबसे पहले निर्वाचन कौन करता है उसकी बात करेंगे। लिखो, निर्वाचन में लिखना वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा में ऐसे ही होता है चुनाव, ठीक है। थोड़ा सा एक पॉइंट और लगा लेना, 61वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 61वां संशोधन 1989 में। मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के लिए काम थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि जनता एकदम से ज़्यादा होगी। पहले तो 21 वर्ष वाले वोट दे रहे थे, अब 18 से 21 के बीच और आ रहे हैं, वो भी वोट कर रहे हैं। हरी बात समझ में? अच्छा, राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? लिखिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट लिखो, संघ शासित प्रदेश जो है ना, उनके लिए भी लिख लेना। संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन संसद द्वारा तय किया जाएगा। तथा नेक्स्ट लिखो, तथा संसद ने निर्धारित किया है कि संसद ने यह निर्धारित किया है कि वहां
निर्धारित किया है कि वहां संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव वहां की विधानसभा प्रतिनिधियों का चुनाव वहां की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। वहां की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट एक बात और लिखना, 2003 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव किया गया। क्या बदलाव हुआ, ध्यान रखना, दो चीज ध्यान रखना। एक तो राज्यसभा के अंदर जो सदस्य निर्वाचित होगा वो उस राज्य का निवासी है, ये होना आवश्यक नहीं है, पहली कंडीशन तो ये, ठीक है। दूसरी, 2003 में ये बोला कि जो मतदान की जो प्रणाली है वो खुली होनी चाहिए, गुप्त नहीं होनी चाहिए। दो बातों का ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है 2003 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में क्या बदलाव हुआ। एक तो जो राज्यसभा का जो सदस्य निर्वाचित होने वाला है वो उस राज्य का निवासी हो, ये आवश्यक नहीं है, किसी और राज्य का भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लिखो जरा, ये लिखो, सदस्य का पहला पॉइंट है सदस्य का उस राज्य का निवासी होना, उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं, उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं। नेक्स्ट दूसरा लिखो, राज्यसभा के चुनाव के लिए राज्यसभा के चुनाव के लिए खुला मतदान प्रणाली को अपनाया गया। राज्यसभा के चुनाव के लिए खुला मतदान प्रणाली को अपनाया गया। दिखाई पड़ रहा है कि इधर आ रहा है? ठीक। कहानी समझ आ रही है आपको? यहाँ तो डायरेक्ट चुनाव होता है, ठीक है। लोकसभा में जो सदस्य है उनका चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यहाँ जो चुनाव होगा वो कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, विधानसभा में जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचन करते हैं किसका? राज्यसभा के सदस्यों का। थोड़ा ये ध्यान में रखना है। 2003 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम ये 1951 का है, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ? इस सदस्य का उस राज्य का होना, उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है, ये ध्यान रखना। और साथ साथ राज्यसभा का जो चुनाव है वो खुला मतदान प्रणाली से होगा। ये दो बातें आपको ध्यान में, और ये बात आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। खुला मतदान होना क्यों जरूरी है, इसके पीछे कारण पता चल गया आपको। गुप्त मतदान होगा तो उससे क्या होगा? ये धांधली हो सकती है इसके अंदर, पर यहाँ कुछ भी इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। व्हीप वगैरह ये वर्ड आपके सामने आ रहा है, ये बाद में आपको बताऊंगा। लोग ये जो हम संसद पढ़ेंगे इसके अंदर बाद की बातें, ये व्हीप कौन होता है, व्हीप किस प्रकार से, व्हीप जारी करना क्या होता है ना। सचेतक जिसको हम कहते हैं, एक दल के अंदर सचेतक किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करता है। किसी भी बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, उसके अंदर एक व्यक्ति छोड़ा होता है जो कि सभी सदस्यों पे निगरानी रखता है।
यदि वो पार्टी के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो वो शिकायत कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष को या विधानसभा के अध्यक्ष को, है ना। तो फिर वो उसके ऊपर एक्शन लेगा। ये थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। दल बदल अधिनियम आपने पढ़ा होगा, एक वीडियो भी डाल रखा है मैंने उसके अंदर, उसमें भी मैंने कुछ चीज़ें समझाई थी इसको लेकर के। इसको साफ कर दूं, ये लोकसभा ऐसे रहने देना तुम, ठीक है। अब हम बात करेंगे निर्वाचन की प्रक्रिया। लिखो निर्वाचन की प्रक्रिया। कैसी होती है बता सकते हो? लोकसभा में निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होती है? फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम, याद रख लोगे, याद रखना है इसको। फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला क्या होता है इसमें? सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला, मत प्राप्त करने वाला जो कैंडिडेट है वो क्या होगा? विजयी घोषित किया जाता है। उसमें लिखो निर्वाचन की प्रक्रिया, इसमें लिखो क्या सेम है? इसमें क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ये गुप्त लिखा हुआ है, ये बाद में ध्यान रखना। 2003 में जहां चेंज हुआ है वो क्या हुआ है? खुला मतदान। आ रही बात समझ में? देखो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब है, सपोज करो कि 200 लोग हैं, ठीक है, 200 लोग हैं, इसमें कैंडिडेट है 5, ऐसे समझ लो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। सभी को मतलब सभी ने एक प्रकार से उम्मीदवार के रूप में अपने आप को सामने रखा जनता के, और ए नाम के व्यक्ति को वोट आए 40, इसको आए 30, इसको आए 60, इसको आए ऐसे कह सकते हैं कि 45। काउंट करना जरा, ये ज़्यादा हो रहे हैं क्या? इसको आए 25, ठीक है। अब आप मुझे बताओ जीत कौन रहा है? सी नाम का कैंडिडेट जीत रहा है ना। इसका मतलब ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में यही होता है कि जिसको ज़्यादा वोट आ गए वो जीत जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 60 लाना जरूरी नहीं है, इसको वोट आए जैसे कि इसको 20 वोट आए और इसको 35 वोट आए, इसको 30 वोट आए, कितने हो गए टोटल? 45 और 35 70, 70 30 100 और 140 160। कुछ इसके साथ 10 और करते हैं क्या? इसके साथ 5 कर देते हैं। सोचो जरा, मतलब अभी भी इसमें इतने वोट पड़े, ऐसे समझो, तो इसमें कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? डी नाम का व्यक्ति जीत रहा है। इसका मतलब जिसको ज्यादा वोट आ चुके हैं वही जीतेगा। इसका मतलब वोट बंट जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी को बराबर आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है,
लेकिन कंडीशन ये है कि जिसको भी ज्यादा वोट आए, पहले किसको ज्यादा वोट आए वो जीतेगा, इसका मतलब। आ रही बात समझ में? तो ये कंडीशन रहती है। क्या इसमें ऐसा है? क्या इसमें 200 वोट है, इसका मतलब जिसको ज्यादा वोट आए वो जीत जाएगा क्या? ऐसा नहीं है इसका मतलब, चाहे कितने भी लोग होंगे। तो इसमें कंडीशन क्या है? एक निर्धारित कोटा है, और निर्धारित कोटा हमने क्या निकाला था? कुल क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है? कुल वैध मत होंगे, और बटा में क्या रहेगा? रिक्त जो पद है वो, रिक्त पद के साथ क्या करोगे? +1 और +1 इधर। ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, ठीक है। तो इसके लिए कुल वैध मत कितने थे आपके पास? 200। रिक्त पद कितने? 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। +1 करोगे, +1 करोगे, इसका मतलब यहाँ पे इसका भाग दिया कितना? 50 + 1, तो इसका मतलब कम से कम आपको 51 तो लाना ही पड़ेगा। क्या बात समझ आ रही है? ये निर्धारित कोटा है इसका मतलब। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, उपचुनाव की बात करेंगे आगे हम। उपचुनाव सुना है आपने कभी? ये कभी, अभी तुम इतने मतलब एक उम्र हो चुकी है ना, और कई बार घर पे आपसे पूछ लिया जाए कि उपचुनाव क्या होता है, चुनाव के बारे में अगर आपसे कोई बात पूछ ली जाए, हो सकता है किसी का राजनीति सब्जेक्ट रहा हो, तो क्वेश्चन कर लिए जाते हैं घर पे। ऐसा होता है क्या आपके साथ? कभी नहीं होता? होता होगा। चलो ठीक है। उपचुनाव क्या होता है वैसे बताओ जरा। ये कॉमन क्वेश्चन रहता है घर वालों का ज्यादातर कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है, तो कईयों को तो पता नहीं है राज्यसभा का चुनाव भी होता है क्या, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि राज्यसभा का चुनाव जो है वो हम ही करते हैं। तुम करते हो, तुमने कब वोट दिया बताओ? हैं? फिर आपको ये पता होना चाहिए तुम वोट नहीं करते तो इसका मतलब राज्यसभा का चुनाव कौन करता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। तो राज्यसभा का चुनाव करते कौन है, क्यों करते हैं, इसके पीछे की अगर कहानी समझ आए तो तुम्हें संघात्मक ढांचा है ये पूरी तरह से समझ आ जाता है। ये बड़े बड़े नाम ऐसे नहीं है, है ना, कोई तो लॉजिक होगा इनके पीछे। कुछ बातों का आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो आपको पता है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा में बैठे जो लोग हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्यों का करते हैं, इसलिए तो राज्यसभा नाम दिया गया। लोकसभा में आपको पता है प्रत्यक्ष रूप से सभी का प्रतिनिधित्व किया जाता है, ये चीज आपको पता है। पर राज्यसभा के अंदर जो बैठे लोग हैं वो अगर किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे तो राज्य के द्वारा चुने गए जो लोग हैं, राज्य के द्वारा जो लोग हैं वो चुन करके वहां भेजेंगे। ये बात अपने आप में ध्यान में रखना कि राज्य के द्वारा कैसे, राज्य विधानसभा के कितने लोग हैं टोटल जीते हुए, कितने लोग हैं? 200 लोग हैं। वो 200 लोग जिनको भी भेजेंगे इसका मतलब किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? अपने राज्य करेंगे, राजस्थान का करेंगे। सारी बात समझ में, ये थोड़ा ध्यान में रखना। उपचुनाव क्या होता है आपने देखा होगा, ये आराम से आप याद भी कर सकते हो कि 200 सीटों पे चुनाव हुआ था वैसे, है ना, जिसमें से आपने देखा कि 199 सीटें वहां पे दिखाई पड़ रही थी, एक सीट गायब दिखाई पड़ी आपको। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा करणपुर की जो सीट है उस पर जो कैंडिडेट था, चुनाव होने के बाद की यदि हम बात करें ना, तो इसका मतलब चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हो रखी थी उस टाइम उनका क्या हो चुका था? देहांत हो चुका था। इस वजह से वहां पे उनका चुनाव करवाना तो संभव नहीं था। इसका मतलब उसको एक बार रोक दिया गया। और कितने टाइम तक रोका था? 6 महीने। 6 महीने बाद में चुनाव हुआ। इसका मतलब 6 महीने बाद जब चुनाव हुआ तो उसको क्या कहा जाता है? उपचुनाव कहा जाता है। कौन सा चुनाव था वो? उपचुनाव। उपचुनाव के बाद में जो कार्यकाल रहेगा वो कितना रहेगा बताओ? रिक्त स्थान जो बचा हुआ है, मतलब जो रिक्त स्थान था, मतलब 200 में से 199 जो एक रिक्त स्थान पड़ा था उसका कार्यकाल कितना रहेगा? अब जो शेष बच गया ना वही कार्यकाल रहेगा। इसका मतलब ये ध्यान में रखना, रिक्त स्थान का मतलब ये है कि जहां पे अभी जो उसका शेष कार्यकाल है, 6 महीने तो निकल चुके हैं, उसके शेष कार्यकाल के लिए वो उस पद पे बना रहेगा। क्या बात समझ आ रही है? लेकिन विधानसभा का विघटन भी तो हो सकता है पहले अगर विघटन हो गया तो वो पहले ही जा सकता है। यदि इसी प्रकार से लोकसभा का यदि बात करें तो वो लोकसभा का विघटन हो जाए तो वो भी पहले जा सकता है। हरी बात समझ में, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, लोकसभा का विघटन जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है? स्वविवेक से करता है या फिर कोई बोलता है उसको? कौन बोलता है? कौन बोलता है? मंत्री परिषद व प्रधानमंत्री वो कहते हैं, तो ही वो कहता है मतलब विघटन, या फिर बर्खास्त कर सकता है वो, है ना। हरी बात समझ में, भंग कर सकता है, कहने का मतलब भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग करने का काम किस पे होता है? मंत्री परिषद की सलाह पे ही होता है, जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि क्या लोकसभा का विघटन जो होता है निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन होगा स्वविवेक। अच्छा, राष्ट्रपति नहीं करता, मतलब राष्ट्रपति स्वविवेक से करता है कि नहीं करता, इस प्रकार के ऑप्शन हो सकते हैं। या फिर मंत्री परिषद की सलाह पे करता है, इस प्रकार का ऑप्शन हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा ऐसे बोला जा सकता है राज्यसभा के सदस्यों का 1/6 सदस्य बोला जाए, तो इस प्रकार के ऑप्शन होता है। तो लगता है अच्छा 1/6 है, तो हो सकता है 1/6 लोग यदि वो पारित कर देते हैं इस प्रकार की बात को, तो
हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कौन करेगा? मंत्रिपरिषद में। अच्छा, कई बार भी किया, इंदिरा गांधी ने किया भी था ऐसा, है ना, मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही किया था। इसका मतलब भंग कर दिया, लोकसभा को भंग करने का कारण क्या था? उसको लगा कि आगे जब मैं चुनाव जीतूंगी, मतलब चुनाव अगर करवाने वाली हूँ, भंग करने के बाद में क्या होगा? नया चुनाव होगा। नया चुनाव होगा, इसका मतलब इसके पीछे कारण ये है कि उसको लगता है, उसको भरोसा है कि जनता मुझे वोट अच्छे से देगी। इसका मतलब इस वजह से वो लोकसभा को वहीं भंग करती है, नया चुनाव करवा लेती है। ऐसा इंदिरा गांधी ने किया भी था, है ना। ये इस प्रकार की एक्टिविटी होती है। तो उपचुनाव कितने टाइम उपचुनाव होता है, तो उसके बाद में उस सदस्य का जो कार्यकाल है वो कितने समय तक रहेगा? बचे हुए शेष समय के लिए, जितना भी शेष समय रहेगा। विधानसभा में तो यही होता है, हरी बात समझ में, विधानसभा में ऐसा ही होगा। क्योंकि अच्छा, एक चीज और हो सकती है, विधानसभा या लोकसभा दोनों की बात कर रहा हूँ, उसमें कंडीशन ये होती है कि या तो बचे हुए शेष समय के लिए, या फिर क्या हो सकता है, लोकसभा विघटित होने तक के लिए। हरी बात समझें। लेकिन राज्यसभा में एक ही बात लागू होती है, शेष समय के लिए। कारण क्या है इसका? क्योंकि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जाता। हरी बात समझ में, ठीक। लिखो, उपचुनाव में लिखो, उप निर्वाचन लिखना। थोड़ा टेक्निकल वर्ड रहेगा आपके सामने, उप निर्वाचन, थोड़ा ठीक भी लगता है। लिखो, रिक्त हुए स्थान से बचे हुए, रिक्त हुए स्थान से बचे हुए शेष समय के लिए, बचे हुए शेष समय के लिए, या लोकसभा के विघटन तक, लोकसभा के विघटन तक, इसमें केवल क्या होगा? उपनिर्वाचन, क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। सिंपल लिखना, रिक्त हुए स्थान से बचे शेष समय के लिए, बचे शेष समय के लिए। नेक्स्ट देखो, कार्यकाल। क्या टाइम हो गया? ठीक है, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का? 5 वर्ष होता है ना। लेकिन पहले भी क्या हो सकता है? लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, तो पहले भी समाप्त हो सकता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता, पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? 6 वर्ष। कितने समय के बाद में सेवानिवृत्त कितने लोग होते हैं? 1/3 सदस्य है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। बहुत आज के लिए इतना, ठीक। अच्छे से पढ़ के आना इन सब चीज़ों को।